Hello everyone. So today we are going to start LTI system. Okay, LTI system stands for linear time invariant system. LTI system stands for linear time invariant system. अब यहाँ से आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। LTI सिस्टम से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से पूरा कंसेप्ट आपका स्टार्ट होगा। आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, हर एक कंसेप्ट को समझना है, क्योंकि अगर आप LTI सिस्टम स्किप करते हैं तो आपका पूरा आगे का सिग्नल सिस्टम नल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा ध्यान देके पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपको मेरे साथ चलना है, और आपका मैं ट्राई करूँगा कि आपके एक एक कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ, एक एक कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूँ कि आप उसे कभी ना भूल सकें। ओके, सो हम लोग ने अभी तक जितना भी बेसिक्स कवर किया, जितने भी बेसिक्स मॉड्यूल 1 में कवर किए हैं, क्या कवर किए थे? सबसे पहले हम लोग ने सिग्नल देखा, फिर सिस्टम्स देखा, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स देखे, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्नल्स देखे। उन सारे का हम लोग को बस यूज़ करना है। LTI सिस्टम्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उन सारे कंसेप्ट का यूज़ होगा। ओके, चलिए तो LTI सिस्टम, सबसे पहले इसके डेफिनेशन फुल फॉर्म पे आते हैं। LTI स्टैंड्स फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। LTI का मतलब क्या होता है? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जो लीनियर हो एंड टाइम इनवेरिएंट भी हो। ऐसा सिस्टम जो लीनियर भी हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो लीनियर सिस्टम्स के लिए हम लोग ने क्या देखा था? लीनियर सिस्टम, कोई भी सिस्टम लीनियर या नॉन लीनियर कब होता है? जब वो प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी एंड होमोजेनिटी को फॉलो करे, तब वो सिस्टम कैसा होता है? लीनियर सिस्टम। जब कोई भी सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिटिविटी को फॉलो करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? लीनियर सिस्टम को हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग t=0 पे कोई हमारे पास इनपुट है जो 0 है, ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास 0 इनपुट है तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। लीनियर सिस्टम 0 इनपुट 0 आउटपुट क्राइटेरिया फॉलो करता है। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करता है? 0 इनपुट 0 आउटपुट। मीन्स इनपुट 0 है तो हमारा आउटपुट भी 0 होगा। ठीक है, अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा है। जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो वहाँ हम लोग को देखेंगे कि हम लोग को ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है। जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग डील करेंगे, ठीक है, आगे डील करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि हम लोग किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? Laplace transform of output upon Laplace transform of input such that initial conditions remains 0। जो हमारा इनिशियल कंडीशन है वो 0 होना चाहिए। मीन्स जो सिस्टम होगा वो इनिशियली रिलैक्स्ड होगा। ठीक है, उसमें कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट होती है तो हम लोग वहाँ Laplace ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसीलिए सिस्टम का लीनियर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग ने देखा था, अगर हमारे पास ये फंक्शन है कोई x(t+3), तो ये क्या लीनियर सिस्टम होगा? क्या ये लीनियर है? नहीं, ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर सिस्टम है। उसी तरह अगर हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में बात करें, तो इनिशियल कंडीशन आ जाने की वजह से वो सिस्टम क्या, उसका हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 इनपुट 0 आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये 0 इनपुट एंड 0 आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो करता है। मीन्स इनपुट 0 है तो आउटपुट भी हमें 0 मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे।
अब आती है टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैसा है, जिसका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिस सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज ना हो, जिस सिस्टम का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक टाइम के साथ चेंज ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ये क्या फॉलो करेगा, जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया, इस जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। और ये क्या फॉलो करेगा, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स does not change with time। जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था हम टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैसे निकालते हैं। कोई भी सिस्टम टाइम इनवेरिएंट कब होगा, टाइम इनवेरिएंट तब होगा जब उसमें स्केलिंग ना की गई हो, टाइम स्केलिंग ना की गई हो। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, पहले एक बार एक्स ऑफ टी में टी नॉट से शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स ऑफ टी था वहाँ टी नॉट से शिफ्ट कर देंगे, फिर जहाँ जहाँ टी था वहाँ टी नॉट से शिफ्ट कर देंगे। अगर दोनों सिस्टम सेम आ गया तो टाइम इनवेरिएंट, और सेम नहीं आया तो टाइम वेरिएंट सिस्टम। क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा। टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट कैसे चेक करते थे। टाइम वेरिएंट कोई भी सिस्टम कब होता था, जब उसमें स्केलिंग की गई हो या फिर टी का मल्टीप्लिकेशन किया गया हो सिस्टम के साथ, तो वो सिस्टम कैसा हो जाता था, टाइम वेरिएंट। लेकिन अगर वहाँ स्केलिंग नहीं की गई हो, टी का टर्म मल्टीप्लाई नहीं किया गया हो, तो वो सिस्टम कैसा होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। तो अब बात आई कि हम लोग लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही क्यों पढ़ते हैं। हम लोग ने बहुत सारे सिस्टम पढ़े थे, स्टैटिक, डायनेमिक, काउजल, नॉन काउजल। तो हम लोग सिर्फ एलटीआई सिस्टम ही क्यों पढ़ते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही क्यों पढ़ते हैं। ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग को जितने भी सिस्टम डील करना है, तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, एलटीआई ही होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ही होता है। मोस्ट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट ही होते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये बात होगी एलटीआई सिस्टम की। क्या होता है, most of the system possess LTI properties। मोस्ट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, LTI प्रॉपर्टीज को पोज करता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, LTI प्रॉपर्टीज को शो करता। LTI system can be represented in form of impulse। LTI सिस्टम को हम लोग इम्पल्स सिस्टम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। LTI सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्पल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, LTI सिस्टम को क्या कर सकते हैं हम लोग, इम्पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, LTI सिस्टम होता है, और LTI सिस्टम को हम लोग इम्पल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम लोग LTI सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, या LTI सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम सिस्टम्स हम लोग को डील करना है वो क्या होता है, LTI सिस्टम ही होता है। अब देखिए, अगर हमारा कंटिन्यूस टाइम डोमेन की बात करें, तो कोई भी सिस्टम कॉजल कब होगा, LTI system is causal if
एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 फॉर टी लेस देन 0, ठीक है। और एच ऑफ टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच ऑफ टी हमारा क्या है, एच ऑफ टी है इम्पल्स रेस्पॉन्स। एच ऑफ टी क्या हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स। अभी जस्ट देखेंगे हम लोग कि इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। अभी जस्ट देखेंगे, कल सिर्फ अभी आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रेस्पॉन्स अगर 0 है फॉर टी लेस देन 0 तो वो सिस्टम कैसा हो गया, काउजल। ये हम लोग ने देखा भी था। अब बात आती है स्टेबिलिटी की। LTI सिस्टम इज स्टेबल इफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू टी एच ऑफ टी इज लेस देन इन्फिनिटी। अगर हमारा इंटीग्रेशन का समेशन क्या है, इन्फिनिटी से कम है, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ डी टाउ, ठीक है। इम्पल्स रिस्पॉन्स का समेशन कितना है, टी इन्फिनिटी से कम है, तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल। वही हम लोग फिर डिस्क्रीट में बात कर दें, डिस्क्रीट में बात कर दें तो यहाँ एच ऑफ एन आ जाएगा। हम लोग को पता है अगर डिस्क्रीट डोमेन में हम डील करें, डिस्क्रीट डोमेन में डील करें तो क्या होता है, टी की जगह एन आ जाता है और स्क्वायर ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह क्या आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो एच ऑफ एन भी 0 होना चाहिए फॉर एन लेस देन 0। ये डिस्क्रीट डोमेन में हो गया। और फिर समेशन एच ऑफ एन इज लेस देन इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गई काउजल एंड स्टेबल सिस्टम की बात। मीन्स एक LTI सिस्टम कब काउजल होगा और LTI सिस्टम कब स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए, ये हो गई LTI सिस्टम। LTI सिस्टम हम लोग ने समझ लिया। LTI सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट हो। एक ऐसा सिस्टम जो लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, LTI सिस्टम। तो हम लोग जितने भी सिस्टम्स आगे डील करेंगे उसमें मैक्सिमम सिस्टम क्या होंगे, LTI सिस्टम से हमें मिलेंगे। अब बात आती है इम्पल्स रेस्पॉन्स की। इम्पल्स रेस्पॉन्स की मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक LTI सिस्टम है, एक LTI सिस्टम है, एक LTI सिस्टम है हमारे पास। इसमें क्या दिया हम लोगों ने, इनपुट दिया x ऑफ टी, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, y ऑफ टी। यहाँ इनपुट दिया x ऑफ n, तो आउटपुट क्या मिला, y ऑफ n, ठीक है। x ऑफ n और जो हमें आउटपुट मिला वो क्या मिला, y ऑफ n। और इसका जो रेस्पॉन्स, इस सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा h ऑफ t होगा और h ऑफ n होगा। ये कंटिन्यूअस के लिए, ये डिस्क्रीट के लिए। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है उसका हम लोग कन्वोल्यूशन ले, हम लोग कन्वोल्यूशन अभी आगे डील करेंगे, ठीक है। जस्ट इसको फिनिश करने के बाद हम लोग कन्वोल्यूशन लेंगे। तब तक आप इतना समझ लीजिए, कन्वोल्यूशन इज ए मैथमेटिकल टूल। कन्वोल्यूशन क्या है, मैथमेटिकल टूल है या मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो x ऑफ टी कन्वॉल्व विथ h ऑफ टी आपको क्या देगा, y ऑफ टी देगा, ठीक है। मीन्स क्या है, अगर हम लोग x ऑफ टी किसी सिस्टम में डालें तो उस सिस्टम का कुछ अपना बिहेवियर होगा, कुछ अपना नेचर होगा। उस सिस्टम का कुछ अपना बिहेवियर होगा या कुछ अपना नेचर होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, x ऑफ टी को चेंज करके y ऑफ टी देगा, ठीक है। x ऑफ टी को वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करके हमें क्या देगा, y ऑफ टी देगा, आउटपुट देगा। तो ये y ऑफ टी क्या होता है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ टी। y ऑफ टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ टी। और ये h ऑफ टी कुछ नहीं है, हमारा बस इम्पल्स रेस्पॉन्स है, ठीक है। इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या बोले, अगर ये क्या हमारा ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ s इन लैप्लास डोमेन,
अगर एच ऑफ टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो इसका अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, एच ऑफ एस आएगा। और एच ऑफ एन है तो उसको अगर कन्वर्ट करें तो ये या तो डी टी एफ टी या डी एफ टी या जेड ट्रांसफॉर्म, या तो डी टी एफ टी या डी एफ टी या जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब कुछ आगे हम लोग डील करेंगे। बस हम लोग यहाँ समझने के लिए बस यूज़ कर रहे हैं ये सारा वर्ड, डी टी एफ टी, डी एफ टी, जेड ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सब आगे हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो एच ऑफ एन, तो यहाँ से अगर हम लोग किसका ले तो एच ऑफ जेड ले सकते हैं, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले तो एच ऑफ जेड ले सकते हैं क्योंकि ये डिस्क्रीट सिग्नल है। और ये एच ऑफ टी का क्या लेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे एच ऑफ एस। तो अगर मान लेते हैं हम लोगों ने क्या देखा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सच दैट इनिशियल कंडीशंस रिमेन्स जीरो, इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो होना चाहिए। तब देखिए, चलिए अब देखिए हम जो सिस्टम का बिहेवियर होता है, सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, उसे हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है उसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स। सिस्टम के रिस्पॉन्स को ही इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये चलिए चेक करते हैं। हम लोगों ने क्या बोला कि एलटीआई सिस्टम क्या होता है, जो इनिशियली रिलैक्स्ड होता है। लीनियर सिस्टम में मीन्स इनिशियली रिलैक्स्ड होगा, कुछ भी उसके पास इनिशियल कंडीशन उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एलटीआई सिस्टम है वो इनिशियली रिलैक्स्ड है, इनिशियल कंडीशन उसका जीरो है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सिस्टम है, लीनियर सिस्टम, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ एक्स ऑफ टी, y ऑफ t इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम ऑफ x ऑफ t। अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ s इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम ऑफ x ऑफ s, y ऑफ s इज इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ x ऑफ s। तो y ऑफ s, x ऑफ s को इधर लिया है तो ये हो जाएगा y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, और ये क्या हो जाता है, यही होता है h ऑफ s। ये क्या आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। एच ऑफ एस इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा। यही ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन कितना आ गया, अल्फा। अगर फिर से हम लोग यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि टाइम से फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से टाइम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ के लिए मैं बता दूँ, वन का अगर कोई भी फंक्शन वन है तो उसका क्या होगा टाइम डोमेन में ट्रांसफॉर्म, डेल ऑफ टी। तो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू वन, अल्फ़ा इंटू वन, तो एच ऑफ टी क्या हो जाएगा, एच ऑफ टी हो जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू डेल ऑफ टी, ठीक है। एच ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू डेल ऑफ टी, और डेल ऑफ टी क्या है हमारा, इम्पल्स फंक्शन है। डेल ऑफ टी क्या है, कंटिन्यूस इम्पल्स है। तो यही आ गया हमारा इम्पल्स फंक्शन। हम लोगों ने, हमारे पास जो भी सिस्टम रिस्पॉन्स है, जो भी सिस्टम रिस्पॉन्स है, यानी आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपन इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हमारे पास क्या आया, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन कब निकालते हैं, जब हमारा इनिशियली वो रिलैक्स्ड हो या इनिशियल कंडीशन जीरो हो। तो एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या, इम्पल्स फंक्शन है। तो हमारा अगर लीनियर सिस्टम रहेगा, हमारा लीनियर सिस्टम रहेगा तो उसका जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होगा वो हमेशा इम्पल्स के फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी हमारा लीनियर एलटीआई सिस्टम है, अगर जब भी हम लोग उसके सिस्टम रिस्पॉन्स निकालें यानी एच ऑफ टी निकालें, तो उसको हम लोग पाएंगे कि वो हमेशा डेल ऑफ टी के फॉर्म में हम लोग उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स को इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स को इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हम लोग ने बात की किसकी, एलटीआई सिस्टम की, एलटीआई सिस्टम की। तो हम लोग ने समझा क्या एलटीआई सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है, इसे क्यों इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई।
अब बात आती है कन्वोल्यूशन की। कन्वोल्यूशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग कन्वोल्यूशन को आसान भाषा में समझे तो हमारे पास दो सिग्नल है, मान लीजिए एक x ऑफ टी एक h ऑफ टी, ठीक है। हमारे पास दो सिग्नल है, एक x ऑफ टी और एक h ऑफ टी। तो अगर हम लोग x ऑफ टी को h ऑफ टी के ऊपर स्लाइड करवाते जाएं, x ऑफ टी को h ऑफ टी के ऊपर स्लाइड करवाते जाएं, तो वो उस फंक्शन को, उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वोल्यूशन, ठीक है। फिर से सुनिएगा, कन्वोल्यूशन क्या होता है, अगर हम लोग किसी आसान भाषा में समझे तो स्लाइडिंग अ फंक्शन ओवर अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के ऊपर स्लाइड करना ही कन्वोल्यूशन है, ठीक है। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के ऊपर स्लाइड करना ही क्या है, कन्वोल्यूशन। ठीक है, स्लाइडिंग अ फंक्शन ओवर अनदर, ठीक है। अब और अगर और इसे और आसान भाषा में समझे, तो क्या है कन्वोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल, ठीक है। दो सिग्नल के कॉम्बिनेशन के मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल, ठीक है। दो सिग्नल को अगर हम लोग कंबाइन करें मैथमेटिकली, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, कन्वोल्यूशन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, कन्वोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होती है, तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, DSP, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होती है, कन्वोल्यूशन। इट इज द सिंगल मोस्ट ऑपरेशन used in डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग, ठीक है। डिजिटल सिस्टम प्रोसेसिंग में ये सिंगल मोस्ट ऑपरेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है। इट इज़ नथिंग बट कन्वोल्यूशन। ये आप लोग ने नोट कर लिया। डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो क्या होता है, कन्वोल्यूशन होता है। इसे हम लोग और बोल सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सिग्नल, दो सिग्नल के मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या हम लोग बोलते हैं, कन्वोल्यूशन, ठीक है। अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो अभी हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग के पास ये LTI सिस्टम है, यहाँ हम लोग ने क्या दिया, इनपुट x ऑफ टी
आउटपुट क्या मिल रहा था, वाई ऑफ टी, और इसका जो सिस्टम नेचर था, ठीक है, सिस्टम रेस्पॉन्स था वो क्या था, एच ऑफ टी। तो वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी, ठीक है, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी। ठीक है, वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी। एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी का कन्वोल्यूशन वाई ऑफ टी है, और कन्वोल्यूशन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का ये वे है, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कन्वोल्यूशन सिंबल। तो वाई ऑफ टी क्या हो गया, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। अब इस कन्वोल्यूशन को ऑपरेट कैसे करेंगे, इस कन्वोल्यूशन को ऑपरेट कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वाई ऑफ टी आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। क्लियर, इतनी सी बात। अगर हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ टी कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। एच ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एक्स ऑफ टी को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई ऑफ टी को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू एक्स ऑफ टाउ। एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ टाउ क्या करना, बस हम लोग ने टी को क्या किया, टाउ से रिप्लेस कर दिया, टी को क्या किया, टाउ से रिप्लेस कर दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टाउ इंटू एक्स एच ऑफ टी माइनस टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कन्वोल्यूशन। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स ऑफ टाउ की जगह एच ऑफ टाउ भी लिख सकते हैं और एच ऑफ टाउ की जगह एक्स ऑफ टाउ भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे लिखें एक और वे में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दीज आर जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दीज आर जस्ट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक वे है, आप चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करें, आप चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करें। क्लियर है, तो वाई टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन इंटू एच ऑफ टी, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही अगर हमारा कंटिन्यूस डोमेन में ना होकर ये अगर डिस्क्रीट डोमेन में होता, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट में, यहाँ पे मान लीजिए हम एक्स ऑफ एन इनपुट दे रहे थे और यहाँ पे सिस्टम रेस्पॉन्स एच ऑफ एन है और यहाँ पे वाई ऑफ एन मिल रहा है, ठीक है। इनपुट दिया है एक्स ऑफ एन, ये एच ऑफ एन, ये वाई ऑफ एन, ये किस डोमेन में हो गया, ये डिस्क्रीट डोमेन में हो गया। तो डिस्क्रीट डोमेन में लिखें तो वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ एन। क्लियर है, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, समेशन के साइन से। तो वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। क्लियर है, इतनी सी बात। हम लोगों ने क्या किया, अगर इसे हम लोग डिस्क्रीट डोमेन में रिप्लेस करें तो इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाता है, समेशन के साइन से रिप्लेस हो जाता है, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक समेशन, और टाउ को हम लोग ने क्या किया, के से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। टाउ को के से रिप्रेजेंट कर दिया या के से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट डोमेन में रिप्रेजेंट करने का वे हो गया। ये डिस्क्रीट डोमेन में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। फिर यहाँ हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ के
इंटू एक्स ऑफ एन माइनस के। ठीक है, दोनों सेम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो ये हो गया कन्वोल्यूशन की बात। ये क्या हो गई कन्वोल्यूशन की बात, कि कन्वोल्यूशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, y ऑफ t इज इक्वल टू ये एंड y ऑफ t इज इक्वल टू ये, बोथ आर सेम। अगर डिस्क्रीट डोमेन में बात हुई तो y ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट डोमेन में बात हुई तो y ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और तरीका है कन्वोल्यूशन फाइंड करने का, कि कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन कोरस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात हो गई। तो जब हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कन्वोल्यूशन निकालने का एक वे देखेंगे। फिलहाल हम लोग को क्या करना है, इस मेथड से कन्वोल्यूशन निकालना है। फिलहाल हम लोग को इस मेथड का यूज़ करके कन्वोल्यूशन निकालना है। नहीं तो ये क्या होता है, जैसे एक्स ऑफ टी कन्वॉल्व विथ एच ऑफ टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ एस इंटू एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, एच ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एक्स ऑफ टी, इसको लिख सकते हैं एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। तो ये कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका है इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन कोरस्पॉन्ड्स टू कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन कोरस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। जब हम लोग टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। टाइम डोमेन में कन्वॉल्व करना मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई करना। क्लियर? तो ये हो गया कन्वोल्यूशन निकालने का तरीका। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कन्वोल्यूशन की। ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देखते हैं वो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देखते हैं वो क्या है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी विल बी इक्वल टू एच ऑफ टी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी। ठीक है, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू एच ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एक्स ऑफ टी। बोथ आर सेम, बोथ आर क्या है, सेम। अभी हम लोग ने देखा भी था, क्या देखा था कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ इक्वल होता था माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच ऑफ टाउ कन्वोल्यूशन विथ मल्टीप्लिकेशन विथ एक्स ऑफ टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। अभी हम लोग ने देखा था कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब हुआ एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टी, और इसका मतलब हुआ एच ऑफ टी कन्वोल्यूशन विथ एक्स ऑफ टी, एंड बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, दोनों हमेशा सेम है। इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। ठीक है, जो हमारा कन्वोल्यूशन है वो क्या करता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वो क्या करता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है
कि अगर x ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t प्लस h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t will be equals to what? Will be equals to x of t convolution with h of t plus x of t convolution with h1 of t h2 of t, both are same। ठीक है, तो हमारा जो क्या होता है कन्वोल्यूशन होता है वो किसको भी फॉलो करता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। हमारा कन्वोल्यूशन क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। क्लियर, तो हमारा कन्वोल्यूशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। ये हो गई। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग कन्वोल्यूशन निकालना सीखते हैं। अभी हम लोग ने देखा था कि हम लोग कन्वोल्यूशन में क्या करते हैं, स्लाइडिंग ऑफ वन सिग्नल ओवर अनदर सिग्नल, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के ऊपर स्लाइड करना ही क्या है, कन्वोल्यूशन है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, क्वेश्चन फाइंड y ऑफ t फाइंड करना है। तो y ऑफ t क्या है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t, x ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t है और हमें y ऑफ t फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो x ऑफ t जो है वो क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है x ऑफ t और h ऑफ t है u ऑफ t। h ऑफ t क्या दिया हुआ, u ऑफ t के बराबर दिया हुआ और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 10। ठीक है, x ऑफ t कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ t। तो हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने जो फॉर्मूला देखा था वहाँ वो क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। हमारा फॉर्मूला ये था सॉल्व करने का। मीन्स हमें क्या चाहिए, x ऑफ t है तो x ऑफ टाउ चाहिए और h ऑफ t है तो h ऑफ t माइनस टाउ चाहिए। क्लियर है, और डी टाउ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये t को क्या किससे रिप्लेस करना है, टाउ। t को किससे रिप्लेस करना है, टाउ से, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो डी टाउ है। मीन्स टाउ के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन है, इसीलिए हम लोग t को पहले टाउ से रिप्लेस करेंगे। t को पहले टाउ से रिप्लेस किया जाए। चलिए पहले x ऑफ टाउ निकालते हैं। तो x ऑफ टाउ अगर निकालें तो ये कुछ नहीं होगा, बस t के जगह क्या आ जाएगा, टाउ आ जाएगा और ये टाइम किससे रिप्लेस हो जाएगा, टाउ से। तो ये हो गया x ऑफ टाउ। ठीक है, अब h ऑफ t को क्या निकालना है हमें, h ऑफ t से क्या निकालना है, h ऑफ t माइनस टाउ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, h ऑफ t को h ऑफ टाउ में रिप्लेस करना, h ऑफ t को h ऑफ टाउ में रिप्लेस करना। तो इसे क्या करते हैं, ये h ऑफ टाउ हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करना, h ऑफ टाउ को माइनस टाउ करना, h ऑफ टाउ को माइनस टाउ करना। तो h ऑफ टाउ को अगर माइनस टाउ करेंगे तो क्या होगा, टाइम रिवर्सल होगा। क्लियर है, टाइम रिवर्सल में क्या करते हैं हम लोग, y एक्सिस के अराउंड फ्लिप कर देते हैं सिग्नल को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया h ऑफ माइनस टाउ। ठीक है, ये हो गया h ऑफ माइनस टाउ। अब h ऑफ माइनस टाउ से क्या निकालना है, h ऑफ t माइनस टाउ। h ऑफ t माइनस टाउ को हम लोग लिख सकते हैं h ऑफ माइनस टाउ प्लस t, h ऑफ माइनस टाउ प्लस t। और माइनस टाउ प्लस t को क्या करेंगे, माइनस टाउ प्लस t को जीरो पुट करेंगे
तो टाउ टी इक्वल टू कितना आ गया टाउ, मतलब टी और टाउ इक्वल आ गए, मतलब हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू आ रहा मीन्स हमारा सिग्नल किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो एच ऑफ टी माइनस टाउ क्या हो जाएगा, ये हो गया एच ऑफ टी माइनस टाउ, और ये क्या हो गई टी हो गई, और ये एक्सिस क्या है, टाउ की एक्सिस है, ठीक है, टी की एक्सिस नहीं है, एक्सिस टाउ की एक्सिस है। और ये वाली पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है टी, ठीक है, वो वाली पॉइंट कितनी होगी टी। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे पार्ट वाइज पार्ट चलते हैं, ठीक है, पहले पार्ट वाइज पार्ट चलते हैं। पहले हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट लेते हैं, जो हमारा कन्वोल्यूशन का जो आउटपुट आएगा उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगी। जो हमारा कन्वोल्यूशन का आउटपुट आएगा वाई ऑफ टी, वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू देगा, तो वो वैल्यू देगा सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी, ठीक है, वो उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, और जो अपर लिमिट हो जाएगा ये दोनों के अपर लिमिट के सम के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये एच ऑफ टी माइनस टाउ है, और ये टी क्या है, फिक्स तो नहीं है, ये टी की वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, -1 -5 +1 +2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो ये हमारा टी है, जो हमारा टी है उसकी वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, वो तो स्लाइडिंग वैल्यू है, वो कुछ भी ले सकते हैं। एक्सिस हमारा फिक्स है, एक्सिस टाउ है, ठीक है, एक्सिस टाउ है, यहाँ पे एक्सिस टी नहीं है, टी पॉइंट हो गया, ठीक है, टी एक पॉइंट हो गया, जो हमारा एक्सिस है वो टाउ की एक्सिस है। तो टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, -1 -2 +1 +2, ये पूरा टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक स्लाइड कर सकती है, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं जब हमारा टी क्या हो, लेस देन 0 हो, टी लेस देन 0 हो, ठीक है। तो अगर टी लेस देन 0 होगा, टी लेस देन 0 होगा, तो हमारा एच ऑफ टी माइनस टाउ कैसा दिखेगा, ठीक है, ये टी लेस देन 0, तो ये हमारा क्या है, एच ऑफ टी माइनस टाउ। अब एच ऑफ टी माइनस टाउ है, तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, इंटीग्रेशन वाला, -∞ टू ∞ एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब देखिए 0 से लेके -∞ से लेके 0 तक एक्स ऑफ टाउ की कितनी वैल्यू है, 0 से लेके -∞ से लेके 0 तक एक्स ऑफ टाउ की कितनी वैल्यू है, 0, ठीक है। इधर तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं ना, इधर इसके बाद t इक्वल टू 0 के बाद, टाउ इक्वल टू 0 के बाद ही इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। तो टाउ लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट भी करें 0 टू ∞, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही 0, और 0 इंटू समथिंग करेंगे, ये क्या है 1 इंटू डी टाउ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग ने ये फॉर्मूला यूज़ किया, यहाँ पे क्या करना है, एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू पुट करनी है, और एच ऑफ टी माइनस टाउ की वैल्यू पुट करनी है, क्लियर है, एक्स ऑफ टाउ की वैल्यू पुट करनी है और एच ऑफ टी माइनस टाउ की वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स ऑफ टाउ जो था हमारा क्या था, 0 था फॉर टी लेस देन 0, एक्स ऑफ टाउ 0 था फॉर टी लेस देन 0, तो हम लोग ने 0 यहाँ पुट कर दिया, और 0 का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू 1, ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 0, ठीक है। इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके पूरे कन्वोल्यूशन का बेस है। ये क्वेश्चन क्या है, आपके पूरे कन्वोल्यूशन का बेस है। आप अगर इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो आप आगे आने वाले कन्वोल्यूशन के सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, कन्वोल्यूशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको ऐसे ट्रिक्स दूंगा, इतने अच्छे ट्रिक्स दूंगा, जिसे आपको पूरा ये सब प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप किसी भी सिग्नल्स को देख के उसका कन्वोल्यूशन बता सकते हैं, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा। लेकिन हमें ये प्रोसेस कहाँ काम देगा, ये प्रोसेस हमें यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में काम देगा। अगर मान लीजिए 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन है,
जहाँ आपसे पूछा एक्स ऑफ टाउ कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टाउ, एक्स ऑफ टाउ कन्वोल्यूशन विथ एच ऑफ टाउ पूछा, ठीक है। तो वहाँ हमें क्या करना है, वहाँ ट्रिक का यूज़ नहीं करना, शॉर्टकट का यूज़ नहीं करना, वहाँ हमें इस वे से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ हमें इस वे से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें 7 आउट ऑफ 7 मिलने के चांस मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ये वाला प्रोसेस कहाँ यूज़ करना है, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। और जो मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा वो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। क्लियर है। तो ये हुआ पहला स्टेप जब t लेस देन 0 था, ठीक है। पहला स्टेप जब t लेस देन 0 था। सेकेंड स्टेप लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट की वैल्यू मैंने नहीं दी थी क्या, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 4, यहाँ ऐड कर लीजिएगा। ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 4 है, छूट गई थी, सॉरी। तो ये 2 और 4 है। तो अब सेकेंड प्रोसेस क्या लेते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप लेते हैं जब t जो हमारा 0 से 2 के बीच में है। t कहाँ है, 0 से 2 के बीच में। सेकेंड स्टेप t लाइज बिटवीन 0 to 2, ठीक है। ये 2 है, ये t है। t हमारा क्या है, 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा। फिर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगाते हैं, -∞ to ∞ x ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। तो देखिए -∞ से इधर लेंगे तो ये तो वैल्यू 0 है, ठीक है। -∞ से 0 से पहले की वैल्यू t टाउ इक्वल्स टू 0 से पहले की वैल्यू क्या है, x ऑफ टाउ 0 है, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू 0 से पहले की वैल्यू तो वो सारी 0 हो जाएगी। तो ये हमारा कहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी से, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी तक हमारा इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि लेस देन 0 के लिए तो ऑलरेडी 0 हो चुका है। लेस देन 0 के लिए हम लोगों ने देखा था ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है। अब बात आते हैं 0 से इन्फिनिटी तक की। तो 0 से इन्फिनिटी तक में तो हमें जो हमारा t है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 0 से 2 तक ही कंसीडर करना है। अब 0 से 2 के बीच में x ऑफ टाउ की कितनी वैल्यू है, x ऑफ टाउ की वैल्यू है 10। ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने 0 से 2 क्यों लिया, फिर से एक बार सुनिए, ठीक है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। t लेस देन 0 के लिए, टाउ लेस देन 0 के लिए हमें तो x ऑफ टाउ 0 वैल्यू दे रहा था। तो अब हम अगर इसे किसी भी सिग्नल से मल्टीप्लाई करें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0। 0 × 5 भी करें तो 0 ही मिलता है, और 0 × 8 भी करें तो क्या मिलेगा, 0। तो हमें क्या मतलब है, उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। टाउ लेस देन 0 वाले से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो हमेशा 0 मिलेगा। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 2 तक ही होगा, क्योंकि हमारा t क्या है, 0 से 2 तक है। 2 के बाद फिर t भी 0 है। देखिए 2 के बाद हमने वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 के बाद x ऑफ टाउ तो प्रेजेंट है, लेकिन h ऑफ t माइनस टाउ नहीं प्रेजेंट है। h ऑफ t माइनस टाउ हमारा कहाँ तक है, 0 से 2 के बीच में ही लाई कर रहा। हम लोग ने t लिया था, कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा, 0 से 2 के बीच में। हमारा जो t है वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा। हमारा जो t है वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा। तो इसके बाद की वैल्यू कितनी होगी, इसके बाद की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हम लोग ने 2 के बाद का वैल्यू नहीं लिया और 0 से पहले का वैल्यू नहीं लिया, ठीक है। ये हो गई 10, और ये कितनी वैल्यू दे रहा है, ये 1 है। ये हो गया 1, 10 × 1 × d टाउ। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, सॉरी ये t तक ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि t तक क्यों जाएगा, क्योंकि t 0 से 2 के बीच में है। t 0 से 2 के बीच में है, तो 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1, 1.5, 1.6। तो हमें पता नहीं है कौन सी वैल्यू है। तो 2 तक वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। ये जो t है वो 2 तक जा भी सकता है, 2 तक नहीं भी जा सकता। तो इससे अच्छा है कि हम लोग क्या लिखे, उसे t ही रहने दें। तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या आ जाएगा, 10 ऑफ t, ठीक है। 10 ऑफ t आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो हमारा t है वो कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, 2 से 5 के बीच में। पहले हम लोग ने t लेस देन 0 लिया, ठीक है, फिर 0 से 2 के बीच में लिया, अब 2 से 4 के बीच में। अगर हमारा t कहाँ 2 से 4 के बीच लाई कर रहा,
जो हमारा t है वो 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा। तो ये कैसा होगा, यहाँ पे कहीं 4 होगा, यहाँ 2 होगा, ये क्या है टाउ, और ये h ऑफ t माइनस टाउ। ठीक है, तो फिर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लगाएंगे, क्लियर है। तो फिर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लगाएंगे तो टाउ लेस देन 0 के लिए फिर सब 0, टाउ लेस देन 0 के लिए फिर सब 0, तो उसको नेगलेक्ट करते हैं। फिर आते हैं 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक की वैल्यू चेंज हो रही है, 2 के बाद और 2 से पहले ये चेंज हो रही है। तो 2 पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा अपने इंटीग्रेशन को, क्योंकि 2 से पहले और 2 के बाद ये वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक्स ऑफ टाउ की जो वैल्यू है वो 2 से पहले और 2 के बाद चेंज हो रही है। तो पहला जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो 0 से 2 तक होगा, एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, प्लस 2 से लेके 4 तक एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। क्लियर है यहाँ तक। तो 0 से 2 तक एक्स ऑफ टाउ की कितनी वैल्यू है, एक्स ऑफ टाउ की कितनी वैल्यू है, देखिए 10 है, तो 10 पुट कर देंगे इंटू 1 डी टाउ, प्लस 2 से लेके 4 तक एक्स ऑफ टाउ की कितनी वैल्यू है, 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। ये 4 नहीं लेंगे, ये t लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये t क्या है, t जो हमारा 2 से 4 के बीच में है, ठीक है, इंटू डी टाउ। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 20 प्लस 5 इंटू टी माइनस 2। फोर्थ स्टेप जो आएगा वो कितना आएगा, t ग्रेटर देन 4 के लिए, तो t ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, तो ये h ऑफ टी माइनस टाउ कहाँ तक आ जाएगा, ये 4 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालें तो ये 0 से 2 तक, 0 से 2 तक कितनी वैल्यू देगा, 10 इंटू डी टाउ, प्लस 2 से लेके 4 तक कितनी वैल्यू देगा, 5 इंटू डी टाउ। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 और ये आ जाएगा 10, तो ये हो गया 30। ठीक है, ये हो गई 30। तो ये आ गया 4 स्टेप में हम लोग ने कन्वोल्यूशन देखा। हम लोगों ने क्या देखा, 4 स्टेप में कन्वोल्यूशन देखा। एक बार t लेस देन 0, एक बार t 0 से 2, एक बार t 2 से 4, एक बार t ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, लिमिट ले लेना है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा फंक्शन जो है चेंज हो रहा है, एक्स ऑफ टी जहाँ जहाँ चेंज हो रहा था, ठीक है, हमें वो सारे पॉइंट को कंसिडर करके, वो सारे पॉइंट को कंसिडर करके उन सारे बीच में एक एक बार टी को लाई करना है और उस सारे पॉइंट्स के बीच में कन्वोल्यूशन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना है। जहाँ जहाँ हमारा एक्स ऑफ टाउ ब्रेक हो रहा है, मीन्स जहाँ जहाँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उन सारे को लिमिट कंसिडर कर लेना, उन सारे पॉइंट को इंटीग्रेशन का लिमिट ले लेना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप में सॉल्व कर लेना है। अब t ग्रेटर देन 4 के लिए, अब t ग्रेटर देन 4 के लिए इन्फानाइट तक भी लीजिएगा तो उतनी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसके बाद ये 0 हो जा रहा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इसका कन्वोल्यूशन विथ यहाँ से यहाँ तक 4 तक का, बेसिकली उसी 2 सिग्नल का कन्वोल्यूशन मिलेगा। उसके इधर के बाद तो वो 0 हो जा रहा, तो उसके 0 के बाद कोई भी पॉइंट लेके कंसीडर कीजिए, आपका आंसर 30 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कन्वोल्यूशन। अब इसे अगर y ऑफ t को रिप्रेजेंट करें, y ऑफ t को रिप्रेजेंट करें तो y ऑफ t को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 0 फॉर t लेस देन 0, फिर 10 ऑफ t for t लेस देन 2 ग्रेटर देन 0, फिर 10 प्लस 5t for t 4 से 2 के बीच में, और 30 for t ग्रेटर देन 4। ठीक है, t ग्रेटर देन 4 के लिए इसकी आंसर कितनी आ जाएगी, 30। चलिए, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
तो कन्वोल्यूशन निकालने का ये प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है, बस थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट प्रोसेस इज ईजी। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफरेंट इंटरवल में उसे ब्रेक कर देना। जहाँ जहाँ हमारा जो सिग्नल है वो वैल्यू चेंज कर रहा उस सारे इंटरवल में इसे ब्रेक कर देना है, ठीक है। फिर इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना है। तो इजी प्रोसेस है बट लेंदी प्रोसेस है। बट हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इन सारे प्रोसेस को सॉल्व नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करना है, ठीक है। अभी आगे हम लोग बहुत सारे शॉर्टकट्स डील करेंगे, जिसके बाद आप यूँ चुटकी बजा के भी किसी का आंसर निकाल सकते हैं। बिना पेन और पेपर के यूज़ किए हुए आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। मिटाते हैं इसे। अब एक क्वेश्चन डिस्क्रीट डोमेन में सॉल्व करते हैं। ये हम लोग ने क्या सॉल्व किया, कंटिन्यूअस डोमेन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो डिस्क्रीट डोमेन में सॉल्व करते हैं। x ऑफ n इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर ऑफ n u ऑफ n और अल्फा लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। अल्फा की जो वैल्यू दी हुई है वो 0 से 1 के बीच में दी हुई है। एंड h ऑफ n इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू u ऑफ n दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा फाइंड y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n कन्वोल्यूशन विथ h ऑफ n, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पता है अगर हम लोग इसे सॉल्व करें, ठीक है, तो y ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k, ठीक है। x ऑफ k इंटू h ऑफ n माइनस k। तो x ऑफ n को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें, x ऑफ n को रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो क्योंकि हम अल्फ़ा हमारा डिक्रीजिंग 0 से 1 के बीच में है, तो ये x ऑफ n कुछ ऐसा आएगा, तो इसे x ऑफ k भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, h ऑफ n माइनस k निकालना है। तो h ऑफ n माइनस k ये n तक, ये आएगा h ऑफ n माइनस k, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, h ऑफ n से h ऑफ k निकालेंगे, फिर h ऑफ k को टाइम रिवर्स करेंगे, h ऑफ माइनस k हुआ, फिर शिफ्ट कर देंगे तो h ऑफ n माइनस k हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो 0 से बेसिकली हमें कहाँ तक जाना, n तक जाना। और x ऑफ k टू द पावर क्या है, ये है अल्फ़ा टू द पावर n, ठीक है। n के जगह k ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको हम लोग ने क्या किया, k से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और h ऑफ n माइनस k क्या हो गया, 1 वैल्यू देगा अप टू n, इसीलिए हमारा जो लिमिट हुआ है वो 0 से n आ गया, ठीक है। देखिए 0 से पहले की वैल्यू कितनी है, 0। 0 से पहले x ऑफ k 0 है और n के बाद h ऑफ n माइनस k 0 है। 0 से पहले x ऑफ k की वैल्यू 0 है। द वैल्यू ऑफ x ऑफ k लेस देन k इक्वल्स टू 0 कितना है, 0। और द वैल्यू ऑफ h ऑफ n माइनस k फॉर n ग्रेटर देन k ग्रेटर देन n इज 0, ठीक है। n के बाद h ऑफ n माइनस k 0 है और k इक्वल्स टू 0 से पहले x ऑफ k 0 है। तो हमारा वैल्यू इसके बाद भी 0 होगा, इसके बाद भी 0 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से n के बीच में आएगा,
ठीक है, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है इसको इंटीग्रेट करने का क्या फॉर्मूला था, 1 माइनस अल्फ़ा टू द पावर n प्लस 1 अपन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हो गई डिस्क्रीट डोमेन में आंसर। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।